वेलकम है गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता क्या है? नॉर्मली हम सब बोल देते हैं कि उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया जब उस पेशेंट का ब्लड बहुत निकल रहा है। लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर एक्चुअली होता क्या है? ब्लड क्यों निकलता है, किस वजह से निकलता है, कौन सी कंडीशंस में निकलता है, अगर निकलता है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जब उसका इलाज कैसे किया जा सकता है, जब उसका जो डायग्नोज है वो कैसे किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे टॉपिक में, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले समझ लेते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता क्या है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर आर अ ग्रुप ऑफ अ मेडिकल कंडीशंस characterized by an increased tendency to bleeding excessively or for a longer period than usual। अभी नॉर्मली क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे कट लगता है तो नॉर्मली आप देखते होंगे कि आपने कोई बैंडेज वगैरह कर ली तो वो 2 to 3 मिनट्स में वो ऑटोमेटिकली ब्लड स्टॉप हो जाता है। लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर में ऐसी कंडीशन नहीं होती। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में अगर आपके कहीं कट लगता है तो वो कंटिन्यूसली ब्लड निकलता रहता है जब तक कि आप उसको कंट्रोल ना करो या किसी तरीके से उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। नॉर्मल जो अगर हमारी बॉडी में कहीं कट लगता है तो वो ऑटोमेटिकली भी ब्लड बंद हो जाता है अगर ब्लड कट स्मॉल हो। लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि कई बार प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग हो जाती है, किसी फैक्टर की इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर किसी फैक्टर का मतलब अमाउंट कम हो जाता है, या फिर ब्लड वेसल्स डिसऑर्डर हो जाता है, एबनॉर्मैलिटीज हो जाती है। उस वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर एबिलिटीज स्टार्ट हो जाती है, एबनॉर्मैलिटीज स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो था हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर को समझना। अब देखते हैं कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है कि नहीं है। हमें ये तो नहीं बोल सकते कि हर एक को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरल इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट का फेस कैसा है, पेशेंट के बॉडी पे कहीं दाग वगैरह तो नहीं डले हुए, मतलब कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है, पेशेंट की आंखें येलोइश नहीं है, जॉन्डिस वगैरह तो नहीं है, पेशेंट की जो वाइटल है वो स्टेबल है, जैसे बीपी हो गया, शुगर वगैरह हो गया, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हो गया, वो वाइटल वगैरह नॉर्मल है। उसके बाद स्किन की एग्जामिनेशन होती है कि कहीं पे उसके जख्म वगैरह तो नहीं है, वुंड्स वगैरह तो नहीं है, या फिर पेशेंट को शुगर वगैरह तो नहीं है। म्यूकल एग्जामिनेशन करते हैं। समटाइम क्या होता है कि हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद हमारा ब्लड आ रहा है तो हम सोचते हैं कि समटाइम क्या होता है कि म्यूकस एरिया ऐसा होता है कि वो सॉफ्ट एरिया होता है। अगर आप उसको जोर से ब्रश करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और ब्लड निकल आएगा। लेकिन ये ब्लड डिसऑर्डर नहीं है। तो लेकिन ब्लड डिसऑर्डर होगा क्या फिर? क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली, आप वैसे भी आप मुंह खोलोगे तो म्यूकस से समटाइम ब्लड आ जाएगा, या फिर हम देखते हैं कि हम नोज से ब्लड आने लगता है, ठीक है ना, या फिर हम खांसते थूकते ब्लड आने लगता है। तो दोज आर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। लिम्फ नोड एग्जामिनेशन, मतलब सुपरफिशियल लिम्फ्स में हमारे ब्लड आने लगेगा, ठीक है। स्केलेटल जैसे जॉइंट्स वगैरह है, जॉइंट्स वगैरह में ब्लड आने लगेगा, ठीक है, वो हमारी स्किन में इंटरनली ब्लड का जो दाग है वो दिखने लगेंगे। एबनॉर्मेलिटीज एग्जामिनेशन, मतलब हमारा जो लिवर है उसका साइज लार्ज हो जाएगा, जॉन्डिस वगैरह, हमारे ओटीपीटी वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे, स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा, स्प्लीन उस चीज को होल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद है मेडिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या करते हैं, पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट का नाम क्या है, एज कितनी है, उसके जो वाइटल ऑर्गन है वो लिखे जाते हैं, उसको कोई फीवर तो नहीं था, उसकी फैमिली में कोई हिस्ट्री ऐसी तो नहीं है ब्लीडिंग डिसऑर्डर की, उसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर कब से है, सेवेरिटी, ड्यूरेशन वगैरह ए टू जेड सब कुछ लिया जाता है। आफ्टर दैट हम पेशेंट के कुछ टेस्ट करवाते हैं, मेडिकल टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहले उसका कंप्लीट ब्लड काउंट, पीवीएफ, बीटी, सीटी, ब्लड ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, पीटीआई, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंडेक्स, इंडेक्स स्टडीज, एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। उसके बाद प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग, प्लेटलेट का टेस्ट करवाते हैं कि प्लेटलेट नॉर्मल है कि नहीं है, ठीक है। ब्लीडिंग टाइम मेजर करते हैं, नॉर्मल है कि नहीं है, ब्लड स्मीयर बनाते हैं। अगर इनमें कुछ नहीं है तो फिर पेशेंट का हम इमेजिंग स्टडीज करवाते हैं, एक्सरे वगैरह, सिटी हेड वगैरह, जो सिटी चेस्ट वगैरह, जो होल बॉडी स्कैन वगैरह। उसके बाद अगर इसमें भी कुछ नहीं है तो फिर बोन मैरो एस्पिरेशन होती है। बोन मैरो एस्पिरेशन में उसकी स्मीयर बना के देखा जाता है कि पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर किस वजह से है, कोई सेल की प्रॉब्लम है, कोई फैक्टर की प्रॉब्लम है, या फिर कोई हमारी सिस्ट की प्रॉब्लम है, या फिर कोई सिस्टिक अल्सर्स है, या फिर कोई हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में सिस्ट है।
उसके बाद हमारा लिवर टेस्ट होता है, लिवर में हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई लिवर प्रॉब्लम तो नहीं है, रीनल फंक्शन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। उसके बाद क्या होता है कि हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं, उसके कुछ अदर टेस्ट है, जैसे हीमोफीलिया तो नहीं है पेशेंट को, हीमोफीलिया में उसके फैक्टर को 8 या फैक्टर 9 या फैक्टर 10 की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वॉल्विन डिसीज की स्टडी करते हैं उसकी, जिसमें क्या होता है प्रोलॉन्ग टाइम ब्लीडिंग होती है, या फिर लो वॉल्विन डिसीज लेवल होता है इंस्पायर्ड प्लेटलेट एडहेशन, जिसमें क्या प्लेटलेट जुड़ते ही नहीं है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया तो नहीं है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की स्टडी करते हैं जिसमें लो लेवल प्लेटलेट रहता है कंटिन्यूसली। उसके बाद क्या होता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट का बहुत ज़्यादा ब्लड ब्लीड होता है, ठीक है। प्लेटलेट डिसफंक्शनिंग तो नहीं है कि प्लेटलेट बन तो रहे हैं लेकिन वो वर्क अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद लिवर डिसीज तो नहीं है, लिवर में ओटीपीटी इंक्रीज होने की वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होते हैं, ठीक है। स्प्लीन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, रीनल फंक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी किडनी से अच्छे से अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर और उनके जो टेस्ट वगैरह है, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? सबसे पहले हमारे पास है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हीमोफिलर वॉल्विन डिसीज को रिप्लेसमेंट के लिए उसको क्लॉटिंग फैक्टर के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इसको जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें जो हेल्प करें। अगर उससे भी नहीं बात बनती फिर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होती है या फिर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन होती है। प्लाज्मा क्या करता है, हमारे जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट है उसको सपोर्ट करता है, उसको डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट को कम करता है। उसके बाद एंटी फिब्रिनोजेनिक एजेंट ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है जो एक्सेसिव ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है ना। उसके बाद इम्यूनोस्पोर्टिव थेरेपीज की जाती है, ठीक है। ऑटोइम्यून कंडीशंस में क्या होता है, जो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन होता है उनको वो इम्यूनोस्पोर्टिव थेरेपीज जैसे ड्रग्स वगैरह हो गया जो उसको दी जाती है, जिसमें क्या होता है जो प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन है वो कम होती है। उसके बाद सप्लीनोमेक्ट्री होता है, जिसमें क्या होता है सम केसेस में इम्यूनो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, मतलब इम्यून सिस्टम से ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। उसमें क्या होता है उसको सपोर्ट के लिए या तो सप्लीन रिमूव की जाती है या फिर सप्लीन की सपोर्ट के लिए कोई ना कोई ड्रग वगैरह या मेडिसिन वगैरह स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गाइस, ब्लड डिसऑर्डर कि उसका टेस्ट क्या है, फिजिकल स्टडी क्या है, नॉर्मल स्टडी क्या है, डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, किस वजह से होते हैं, और आपको टोटली उसका ट्रीटमेंट भी बता दिया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, बाकी सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में सारी मिल जाएगी। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज सकते हो, तो आपका उसको आंसर नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा गाइस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।